हेलो दोस्तों, वेलकम टू शेडी गो स्टोरीज़। अगर आपको भूत, प्रेत, जिन जिन्नात की कहानियाँ पसंद है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाता रहता हूँ और कहानियाँ सुनी जाती हैं। देखी नहीं तो अपने हेडफोन्स उठाइए, हेडफोन्स लगाइए और कहानियों का आनंद लीजिए। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नर्स के रूप में काम किया है। इससे पहले जिस हॉस्पिटल में जब मैं काम करती थी वो हॉस्पिटल स्पेशली बूढ़े लोगों के लिए था, और वो हॉस्पिटल मेरे घर से करीब 30-35 मिनट की दूरी पे था। इस हॉस्पिटल में मैं अभी कुछ ही हफ्तों से काम कर रही थी। हम लोगों की शिफ्ट लगती थी, कभी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, कभी 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, तो कभी रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। इस हफ्ते मेरी नाइट शिफ्ट लगी थी और मैं दिन भर सोई भी नहीं थी, जिससे मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी। मुझे इस बार दिमागी रूप से बीमार लोगों के वार्ड में अपॉइंट किया गया। मैं पहले भी इस वार्ड में अपनी ड्यूटी दे चुकी थी। यहाँ पे ज़्यादातर बूढ़े लोग आते थे जिन्हें अक्सर याददाश्त कमज़ोर होने की शिकायत होती थी, और इस वार्ड के पेशेंट भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे, क्योंकि मैं बस 22 साल की थी। और उन सभी बूढ़ों के बीच मैं एक जवान लड़की उनसे बहुत अच्छे से पेश आती थी, और वो लोग भी मुझसे अपना दुख सुख बांटते थे। लेकिन उस रात उसी वार्ड में एक पेशेंट ऐसी भी थी जो सबसे अलग थी। उनका नाम सुमिता था। वो बार बार मुझे अपने कमरे से आवाज़ें लगाती, जिससे मुझे और बाकी के पेशेंट को संभालने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। उनके रूम में उन्हें मिलाकर 3 पेशेंट थे। वो मुझे बुलाकर बस एक ही बात कहती कि उसे खिड़की से किसी की बात करने की आवाज़ें आ रही है, और उसे एक आदमी दिख रहा है जो काले कपड़े में रूम के कोने में खड़ा है। अब चूंकि मेरी शिफ्ट रात के 10 बजे से शुरू होती थी, तो अभी रात के 12 बज रहे थे। ज़्यादातर पेशेंट्स सो चुके थे, लेकिन सुमिता जी ने मुझे फिर से बुलाया और सेम बात बोली कि उन्हें बाहर से आवाज़ें आ रही हैं और उनके रूम के कोने में कोई काले कपड़े पहने खड़ा हुआ है। मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, उनकी बातों ने थोड़ा मुझे भी डरा दिया, लेकिन मैंने सोचा कि वो अपने दिमाग में ये तस्वीरें बना रही होंगी। और इस वार्ड में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते भी थे जो अपने दिमागों में ही तस्वीरें बनाते थे और उन्हें सच समझकर घबराते थे। लेकिन मैंने उन्हें सहानुभूति देते हुए उन्हें थोड़ी हमदर्दी दिखाई। मैं एक कुर्सी लेकर उनके साथ बैठी और कोशिश करने लगी कि कुछ बातें करके उन्हें आराम महसूस करवाऊं, जिससे वो सो जाएं। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें तसल्ली दी कि सब ठीक है, और उनके रूम में भी तो 2 पेशेंट्स और हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। मेरा उनके पास बैठना और हमदर्दी दिखाना काम कर गया। अगली बार जब मैं रूम में आई तो वो सो चुकी थी। रात के अब करीब 2 बज रहे थे। सारे पेशेंट्स सो चुके थे। पूरा वार्ड और हॉस्पिटल एकदम शांत था। अब चूंकि मैं दिन भर सोई नहीं थी और अब कोई बात करने वाला भी नहीं था, मैं भी अपने केबिन में चेयर पे बैठी सिर नीचे करके थोड़ा आंख बंद करके आराम कर रही थी। तभी एकदम ज़ोर की आवाज़ आती है और मैं सकपका कर उठती हूँ, आजू बाजू देखती हूँ, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। मैं फिर वापस चेयर पे बैठ के अपना आंख बंद कर लेती हूँ। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखा और मेरा कंधा दबा दिया। मैंने अपने कंधे पे देखा और घबराहट से चीखते हुए खड़ी हुई, लेकिन मेरे कंधे पे कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि किसी अच्छे खासे भारी हाथ ने मेरा कंधा मजबूती से दबाया था। मैं केबिन से बाहर हॉस्पिटल के हॉल में निकलती हूँ, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैं हॉल में 1-2 राउंड टहल के वापस अपने केबिन में आई और कुछ फाइल्स चेक करने लगी। तभी मेरी नज़र बाहर की खिड़की पे पड़ती है। मेरी चीख निकल जाती है और मैं पीठ के बल ज़मीन पे गिर जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल अभी मेरे मुंह से बाहर आ जाएगा।
एक आदमी जो कि काले कपड़े में था, वो खिड़की के बाहर से शीशे के जरिए मुझे देखकर हंस रहा था। मेरी चीखें इतनी तेज थी कि शायद पूरा वार्ड जाग गया, और तभी मेरी चीखें सुनकर और नर्स मेरी मदद करने मेरी कैबिन में आए। सेकंडों में ही वो आदमी मेरी नज़रों से ओझल हो गया। जैसे ही दूसरी नर्स मुझे ज़मीन से उठा रही थी, मैंने उससे पूछा कि तुमने अंदर आते समय उस आदमी को खिड़की पे देखा क्या? उसका जवाब था, कौन आदमी? यहाँ कहाँ कोई है? फिर हम लोगों ने वार्ड का सभी रूम चेक किया, लेकिन वो काले कपड़े वाला आदमी कहीं भी नहीं था। थोड़ा सांस लेने के बाद मैं सुमिता जी के रूम में नॉर्मल चेकिंग के लिए गई, तो वो जगी हुई थी। उन्होंने बोला कि मुझे वापस से बाहर से किसी के बात करने की आवाज़ें आ रही हैं, और अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक चीख भी सुनी है। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि वो चीख मेरी ही थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि वो काले कपड़ों वाला आदमी दिखने में कैसा है? क्या वो आपको देखकर हंसता है? तो वो अपनी आंखें सिकुड़ाकर दीवार के कोने में देखने लगी, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो हंसते हुए देखता है? तभी सुमिता जी और भी चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वो मेरे पास आ रहा है। आवाज़ें सुनकर बाहर से और भी सारी नर्स आ गईं और उन्हें शांत करने लगीं। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे तब दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे तैसे मैंने 1-2 घंटे और बिताया, और सुबह 6 बजे रोशनी होते ही मैं अपने घर चले आई, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। घर आकर मैंने हेड नर्स को कॉल करके सब बातें बताई कि मैं अब और आगे हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती। उन्होंने भी इस बात को आसानी से मान लिया। मुझे नहीं पता कि सुमिता जी से बात करने के बाद शायद मेरे दिमाग ने मेरे साथ खेलना चालू कर दिया हो, लेकिन वो सब काफ़ी ज़्यादा रियल था। मेरे कंधे को दबता हुआ मैंने साफ महसूस किया था, और उस आदमी को भी मैंने साफ साफ देखा था। मेरा नाम साहिल है, और मैं ऑफिशियली एक सोलो ट्रैवलर हूँ। मेरे दोस्त लोग या तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, या उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हर बार मेरे साथ ट्रिप पे आ सकें। इसलिए मैं ज़्यादातर अकेले ही घूमने निकल जाता हूँ। ज़िंदगी में पहली बार मैं ऑस्ट्रेलिया अकेले आया था। इंडिया में भी मैंने लगभग आधे से ज़्यादा स्टेट घूमा हुआ हूँ, बस कुछ 3-4 सिटीज़ को छोड़कर पूरा इंडिया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मैं काफ़ी अच्छे बड़े होटल में रुका था, और वो होटल मेन सिटी से काफ़ी करीब था। जब मैं रिसेप्शन पे चेक इन करके ऊपर जाने लगा तो एक बंदा वहीं पे बैठा था। वो दिखने में 30-35 साल का लग रहा था। उसने मुझसे कई सवाल पूछे, जैसे कि मैं कहाँ से हूँ और मैं यहाँ कितने टाइम रुकूंगा, वगैरह वगैरह। बात बात में पता चला कि उसे इस होटल में अभी काम करते हुए बस 1 ही हफ्ता हुआ है। उसने फिर मेरा लगेज उठाया और मेरे साथ ऊपर 2nd फ्लोर पे मेरे रूम तक आया। मेरा सामान रूम के बाहर तक छोड़कर वो वहाँ से चला गया। मैं रूम के अंदर आया और वो काफ़ी बड़ा रूम था। आते के साथ मैं बेड पे आराम करने लगा। जब मैं वापस थोड़ा अच्छा फील करने लगा तो मैं नीचे लॉबी में आया, तो जो लेडी फूड सर्व कर रही थी उसने मुझे साइड में बुलाकर पूछा कि जब वो आदमी आपके साथ ऊपर गया था तो उसने कुछ किया तो नहीं ना? मैं उस लेडी से बोला, नहीं तो, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो होटल में ही तो काम करता है ना। तो उस लेडी ने बोला कि वो बंदा बहुत देर से होटल के बाहर खड़ा था, और उसने जैसे ही आपको होटल के अंदर आते देखा वो आपके साथ साथ अंदर आ गया, और वो होटल में कोई काम वाम नहीं करता। उस लड़की ने आगे बोला कि अगर अब वो मुझे दोबारा दिखे तो मैं उससे दूर ही रहूं। मैं भी थोड़ा हैरान हो गया था और अंदर ही अंदर डर भी गया था कि कैसे एक अजनबी ने मुझे आते के साथ ही पागल बना दिया। खैर, इसको ज़्यादा ना सोचते हुए मैं बाहर गया और थोड़ा घूमा फिरा। वापस रात में जब मैं होटल आया
तो अब सब अलग लोग थे। होटल में अब नाइट शिफ्ट वाले काम कर रहे थे। मैं सीधा अपने रूम में गया और थका हारा सोने की कोशिश करने लगा। तभी 10 मिनट में मेरे दरवाजे पे जोर की दस्तक हुई। बाहर से किसी ने बोला कि वो कमरा साफ करने आया है, लेकिन मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया था। फिर भी मैं उठकर दरवाज़ा खोलता हूँ, लेकिन पूरा हॉलवे खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मुझे उस लेडी की बात याद आई और मुझे लगा शायद ये वही बंदा हो सकता है जो मुझे सुबह मिला था। मैं रूम लॉक करके अंदर आता हूँ और नीचे रिसेप्शन पे फ़ोन करके पूछता हूँ कि क्या आपने रूम में किसी हाउस कीपिंग को भेजा था क्या। लेकिन सामने से वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हमने तो अभी किसी को नहीं भेजा आपके रूम में। मैं ये सोचते हुए कि ये शायद वही बंदा हो सकता है, और दूसरी तरफ अपने मन का वहम भी समझकर वापस टीवी ऑन करता हूँ और सोने लगता हूँ। और अब मैं नींद के उस पड़ाव में था कि टीवी में जो चल रहा था वो मुझे सपनों जैसा लग रहा था। मैं नींद की आगोश में बहने लगा था। तभी मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, लेकिन वो भी मुझे सपनों का एक हिस्सा लगता है और मैं सोया रहता हूँ। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि किसी ने मेरे पॉकेट में हाथ डाला। आधी नींद में होने के बावजूद मैं घबरा कर उठता हूँ और पाता हूँ कि एक बंदा एकदम हट्टा कट्टा, अपने चेहरे पे उसने ब्लैक मास्क लगाया हुआ था और हाथ में उसके एक लोहे की रॉड थी। वो मेरे ऊपर चढ़ जाता है और मेरा गला लोहे की रॉड से दबाने लगता है। मैं भी उससे लड़ने लगता हूँ और चिल्ला चिल्ला कर बाहर से मदद के लिए गुहारे लगाने लगता हूँ। मैं बहुत बहुत चिल्लाया जा रहा था और किसी तरह उस बंदे को मुझे मारने से रोके हुआ था। तभी मेरी आवाज़ें सुनकर बाहर से होटल का स्टाफ मास्टर की से दरवाज़ा खोलता है और उसके दरवाज़ा खोलते ही वो बंदा अब तक जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था वो हवा की रफ्तार से खिड़की से नीचे कूद जाता है। अब मेरी आंखें लाल होकर मैं किसी बच्चे जैसा रो रहा होता हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर उस फ्लोर के सब लोग अपने रूम से बाहर आ गए थे। कुछ देर बाद पुलिस भी आ जाती है। होटल वाले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि वो पाइप के जरिए बिल्डिंग के बाहर बाहर से ही मेरे रूम में आ गया होगा। मैं चाहता तो होटल पे केस कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। और फिर जब तक मैं उस होटल में रहा उन्होंने मुझे एक दूसरा सिक्योर रूम दिया और फिर मेरा खाने से लेकर रहने तक का खर्चा फ्री में उठाया। अब मैं जब भी कभी होटल में स्टे करता हूँ तो मैं हर बार हर जगह चेक करता हूँ कि कहीं कोई मेरे से पहले आकर घात लगाकर तो नहीं बैठा। लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाया कि क्या वो इंसान था या कुछ और। पुलिस ने तो कह दिया कि वो पाइप के जरिए बिल्डिंग पे चढ़ गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब मेरा दरवाज़ा उसने खटखटाया था तो वो शायद कोई आत्मा थी, क्योंकि वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ उसका क्या, और क्या कोई इतनी जल्दी 2 मंजिला से कूद कर वहाँ से भाग सकता है। क्या उसके पैर में चोट नहीं आई होगी? जब वो कूदा तो थोड़ी तो चोट आई होगी, तो उसने आवाज़ क्यों नहीं की? ये सवाल मुझे आज भी परेशान करते हैं। मुझे पता नहीं कि वो कोई इंसान भी था या नहीं। मेरा नाम अख्तर है। मैं 27 साल का हूँ और दुबई में रहता हूँ। ये जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग इसको डरावनी माने या नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे डरावना हादसा था। मैं भूत प्रेत जिन्नात वगैरह को बचपन से मानते आया हूँ और मुझे इन चीज़ों से डर भी बहुत लगता है। तो बात करीब 3 साल पुरानी है। मेरे घर वाले कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए बाहर गए हुए थे और मैं अकेला घर में एपेक्स लेजेंड गेम खेल रहा था। वो गेम तब कंप्यूटर में नया नया आया था और मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तभी मुझे थोड़ी भूख लगी और सोचा कि गेम खेलने के साथ साथ कुछ खाने को होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं किचन में गया
और खाने को कुछ देखने लगा। और नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जब आप किचन में जाते हो तो आपकी नज़र इधर उधर पड़े चीज़ों पे पड़ ही जाती है। तो मेरी नज़र भी चूल्हे पे रखी एक पतीले पे गई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया कि इसमें खाना बनकर रखा होगा, लेकिन मुझे कुछ हैवी तो खाना नहीं था, तो मैंने उसे खोल कर भी नहीं देखा। बस थोड़े चिप्स उठाया और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक ले आया और आकर वापस मैं अब गेम खेलने लगा। अब इधर मैं गेम में एंटर किया ही था कि मुझे ज़ोर की आवाज़ आती है, जैसे रूम के बाहर कुछ गिरा हो। तो मैं घबरा कर बाहर किचन में गया तो देखता हूँ कि वही खाने का पतीला नीचे गिरा हुआ है। अब वो देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई हल्की चीज़ हो तो उसे शायद चूहा वगैरह गिरा दे, लेकिन वो अच्छा खासा खाने से भरा हुआ पतीला था। ना तो किचन में हवा ही आ रही थी, ना हमारे किचन में कोई चूहा वगैरह था, या ऐसा कुछ जिससे मैं अपने आप को दिलासा देता कि हाँ, इतना भारी भरकम पतीला चूल्हे से गिरा तो गिरा कैसे। लेकिन मैं फिर भी वहाँ पे 15 मिनट में सब साफ सफाई करके पतीले को उठाकर, जो किचन का मार्बल वाला स्लैब होता है, वो काफ़ी बड़ा और चौड़ा सा था हमारे घर पे, तो मैंने वो पतीला उठाकर उसे स्लैब पे ही 2 दीवार के कोने में एकदम पीछे करके रख दिया और फिर वापस रूम में आ गया। अभी रूम में आकर मैं चेयर पे बैठा ही होता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एकदम तेज़ आवाज़ आती है कि जैसे कोई ज़ोर की चीज़ ऊपर उठाकर फेंकी गई हो। अब मैं इधर पूरा डर जाता हूँ कि ये तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है मेरे घर पे। मैं लेकिन फिर भी डरते हुए ही किचन में वापस जाता हूँ और देखता हूँ वही पतीला नीचे वापस से गिरा हुआ है और बाकायदा उसमें एक बड़ा सा डेंट आया हुआ है। ये देखकर मैं जिस स्पीड से नीचे भागा उसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। मैं इतनी तेज़ डर के भागा हूँ कि ना तो मैंने अपने घर का दरवाज़ा ही लॉक किया, ना कुछ। और फिर सारी रात मैंने बाहर रोड पे गुजारी। बाद में जाकर जब सुबह रोशनी हुई तब कहीं जाकर मैं घर वापस आया। फिर मेरे भी घर वाले आए, तब उन्हें मैंने सारी बातें बताई। खैर कुछ टाइम बाद हमने वो घर तो खाली कर दिया, लेकिन इस हादसे के बाद जब तक मैं उस घर पे था मैं कभी अकेला घर पे रुका ही नहीं। अगर घर वालों को कहीं जाना होता था तो या तो मैं उनके साथ चला जाता था या मैं अकेला ही कहीं बाहर चला जाता था। लेकिन उस हादसे के बाद कभी 1 मिनट के लिए भी मैं उस घर पे अकेला नहीं रुका। मेरा नाम कृष्णा है और मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 38 साल की है और जो हादसा हमारे साथ पेश आया था वो आज से ठीक 6 साल पहले हुआ था। तो एक दिन मैं और मेरी नई नवेली पत्नी स्नेहा अपने रिश्तेदारों से मिलने दावत पे गए हुए थे। खा पी कर हंसी मजाक करके अब वक्त हो चला था कि वहाँ से वापस घर लौटा जाए। निकलने से पहले हमारे रिश्तेदारों ने रोकने की हमें बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे अगले दिन ऑफिस जाना था और रात को यहाँ रुकने का हम कोई सोच कर भी नहीं आए थे। तो मैं और स्नेहा दोनों ही रात के लगभग 12:30 बजे घर के लिए निकल दिए। मैं स्नेहा से हंसी मजाक करते हुए हाईवे पे 50-60 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए घर की ओर जाए जा रहा था। तभी स्नेहा बोलती है कि ये हाईवे कितना सुनसान है, एकदम हॉन्टेड लग रहा है। मैंने जवाब में बोला, स्नेहा हमें रास्ते में ये सब बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो हंसने लगी और बोलने लगी, हाँ हाँ चलो, आज के ज़माने में भी इतना ज़्यादा डरोगे तो हो ही गया। और हम फिर हंसते हुए आगे की ओर बढ़ते चले गए। तभी अचानक सामने हमें एक औरत दिखती है। जैसे जैसे हमारी गाड़ी उसके पास पहुंचती है वो हमें हाथ दिखाते हुए रुकने का इशारा करती है। उतने में ही स्नेहा हंसते हुए बोलती है, ये लो आ गया भूत। मैंने स्नेहा की तरफ गुस्से से देखा और अपनी गाड़ी रोके बिना ही उस औरत से आगे बढ़ा ली। तभी अचानक लगभग 100 मीटर आगे आकर हमारी गाड़ी आवाज़ करते हुए बंद हो जाती है। अब जब हम गाड़ी के पीछे देखते हैं तो वहाँ पे अब कोई औरत नहीं थी, बस एक कुत्ता था और वो कुत्ता भी भौंकते हुए हाईवे के साइड बनी झाड़ियों में चला गया। अब स्नेहा और मैं दोनों ही डर जाते हैं। मैं गुस्से में स्नेहा को दांत पीसते हुए बोलने लगता हूँ, और कर लो तुम भूत की बात,
पागल लड़की, खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। मैं डर के साथ साथ गुस्सा भी हो रहा था, और अब सच पूछो तो स्नेहा भी डरने लगी थी। मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता ही रहता हूँ कि उतने में देखता हूँ कि स्नेहा मेरी गाड़ी के ठीक सामने रोड के बीचों बीच खड़ी है, और तभी एक ट्रक उसे कुचलता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मैं चीख उठा कि तभी बाजू वाले सीट से स्नेहा बोलती है, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? ये देखकर मैं घबरा गया, और ठीक स्नेहा ने भी मुझे बोला कि उसने भी मुझे अभी अभी ट्रक से कुचलते हुए देखा है। हम दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी हम दोनों नींद से उठे हों, और मानो हम तब से कोई सपना देख रहे हों। मैं समझ जाता हूँ कि हो ना हो ये कोई छलावा ही होगा, जो हमें गाड़ी से उतारने के लिए ऐसा कुछ दिखा रहा है जो असल में है ही नहीं। हम दोनों फिर गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, और अंदर बैठे बैठे ही गाड़ी के ऑक्स से हमने भजन बजाना चालू कर दिया, लेकिन गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं होती है। उतने में ही मैं अपनी गाड़ी का शीशा बस 1 इंच नीचे करता हूँ और किसी गाड़ी के बाहर से गुजरने का इंतज़ार करने लगता हूँ। डरते डरते करीब 8-10 मिनट वेट करने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ से एक बाराती शादी करके वापस लौट रहे थे। तो कहीं जाकर मैं गाड़ी का शीशा और नीचे करके चिल्लाकर मदद मांगने लगता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, या मुझे शायद भरोसा ही नहीं था कि ये लोग भी सच में हैं या छलावे का एक दिखावा। खैर, उन गाड़ियों में से 2 गाड़ी फिर स्लो होती है। हम उन्हें छलावे की बात ना बताकर बस इतना बोलते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है और साथ में औरत भी है, तो हमारी मदद कर देने के लिए। तब कहीं जाकर हम अपनी गाड़ी लॉक करके उनके साथ ही अपने घर की तरफ आते हैं, और ठीक सुबह 6 बजे ही मैं और लोगों के साथ जाकर अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। आज 6 साल बाद मेरा एक बच्चा भी है, लेकिन मैं और स्नेहा आज भी उस दिन को सोचकर डर जाते हैं कि अगर वो लोग ना आए होते तो शायद कुछ ना कुछ बहाने से वो छलावा हमें गाड़ी से उतार कर ज़रूर मार देता। मेरा नाम इब्राहिम है। ये घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी। हमारा स्कूल काफ़ी पुराना था, जो कि बिहार के दरभंगा में था। स्कूल के बिल्डिंग के ही साथ साथ हॉस्टल भी था, जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ था। वो खेत और जंगल मानो दूर दूर तक फैला हुआ था। हमारे हॉस्टल का एक एक बच्चा ये कहता था कि ये हॉस्टल एक पुराने कब्रिस्तान पे बनाया गया था, और जो लोग यहाँ पे दफन थे उनकी आत्माएं अभी भी हॉस्टल के हॉल्स और गलियारों में घूमती हैं। लेकिन हम इन सब बातों पे कभी यकीन नहीं करते थे, क्योंकि हर हॉस्टल के बारे में ऐसी कुछ ना कुछ बातें हम आए दिन सुनते ही रहते हैं। बताता चलूँ कि यहाँ ज़्यादातर बहुत शरारती बच्चे ही आते थे। छोटी उम्र में घर वाले आपको बोर्डिंग स्कूल में ये सोच कर डालते हैं कि बच्चे बोर्डिंग स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और बुराई से दूर रहेंगे। पर जैसे जेल में 90% लोग क्राइम करके आते हैं, वैसे ही बोर्डिंग स्कूल में 90% बच्चे शरारती ही आते हैं। अब जो बच्चा थोड़ा कम शरारती होता है, वो सुधरने के बजाय हॉस्टल में आने के बाद दूसरे बच्चों के साथ और भी ज़्यादा शरारती बन जाता है। हमारे हॉस्टल में 3 फ्लोर था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे खाने का मेस था, जहाँ पे बैठकर सब खाना खाते थे। फर्स्ट फ्लोर पे छोटे बच्चों के रहने का था, सेकंड फ्लोर पे बड़े बच्चों का, और थर्ड फ्लोर खाली था। वहाँ हॉस्टल और स्कूल का कबाड़ रखा रहता था। पुराने टूटे फूटे बेंच, अलमीरा, पुरानी बुक्स, पुराने टेस्ट पेपर्स जैसी चीज़ें। हम लोग सेकंड फ्लोर पे सोते थे। एक रात की बात है, वो एक अंधेरी और भयानक रात थी, क्योंकि हवा पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज़ करके गुजर रही थी। तेज़ आंधी, हल्की हल्की बूंदें और जंगल से पत्तों और पेड़ों का झूलना मानो डर के साथ साथ एक खुशी भी दे रही थी। जब आंधी और हवा थोड़ी थम गई तो हॉस्टल के थर्ड फ्लोर से
अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई लकड़ी के तख्तों की चरमराहट, और जैसे पर्दे झूलते हैं उन पर्दों की सरसराहट, और साथ ही साथ कुछ लोगों की फुसफुसाहट जो कहीं से तो आ रही थी। लेकिन हॉस्टल में रहने वाले बच्चे इन आवाज़ों के आदी हो गए थे, और उन्होंने या मैंने खुद ही उन आवाज़ों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक बच्चा इन अजीबो गरीब आवाज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर पाया। उसका नाम रोहित था और वो करीब पिछले 1 साल से हॉस्टल में रह रहा था। लेकिन जब से वो आया था उसे बेचैनी का एहसास हो रहा था, जैसे कि जगह के बारे में कुछ ठीक नहीं है। और जैसे जैसे हफ्ता बीतता गया वो ज़्यादा से ज़्यादा अजीब घटनाओं को नोटिस करने लगा। वो जो भी नोटिस करता था वो हम सबको बताता भी था, लेकिन सब बच्चे उसका मजाक ही उड़ाते थे। मतलब उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन एक फ्रेंडली वे में उसका मजाक बनाते थे कि हाँ, आत्मा को तू पसंद आ गया है लगता है, इसलिए वो तुझे अपना एहसास करवा रही है। फिर कोई बोलता था शादी करवा दो क्या तेरी आत्मा से। ऐसे ही उससे हम मज़े मज़े में बस मजाक करते थे। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था, उसके रूम के 2 और लड़के सो चुके थे, तो उसने अपनी खिड़की पर एक हल्की सी दस्तक सुनी। सबसे पहले उसने सोचा कि यह सिर्फ बाहर की पेड़ों की आवाज़ है, लेकिन जैसे जैसे खटखटाहट बढ़ती गई उसने महसूस किया कि यह पूरे तरह से कुछ और था। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा और खिड़की के पास पहुंचा और अंधेरे में झांकने लगा, लेकिन उसे बाहर कुछ खास दिखाई नहीं दिया, सिवाय उन हवाओं में लहराते धुंधले पेड़ों के अलावा। जैसे ही वो देखकर खिड़की से मुड़ा, उसने महसूस किया कि उसके रीढ़ की हड्डी में अचानक ठंडक दौड़ रही है। उसे महसूस होता है कि पीछे से कोई उसे देख रहा है और उसके पीठ को कोई टच कर रहा है। इससे वो एकदम फुर्ती में सेकंडों में घबरा गया। उसने तुरंत लाइट चालू कर दी, लेकिन कमरे में वो खुद और उसके 2 दोस्त के सिवाय सब खाली था। तभी उसके 2 दोस्त जो उसके साथ ही सो रहे थे, उनमें से एक नींद में ही रोहित को बोलता है, अबे सो जा, कुछ नहीं है। अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर रोहित एकदम डर गया, क्योंकि उसका दोस्त अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। वो थोड़ा डर तो गया था, लेकिन वापस बिस्तर पर आ गया। खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था और जो कुछ अभी उसने देखा उसको किसी तरह बस एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो रात तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन घटनाएं बढ़ती रहीं। एक बच्चे ने हॉलवे में साया देखने का दावा किया और 3rd फ्लोर के खाली कमरों से हंसने और बातें करने की आवाज़ें भी आती थी। रोहित और मुझको ये विश्वास हो गया कि हॉस्टल में कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं घटनाएं पहले से ज़्यादा बढ़ गई थीं या हम लोग ज़्यादा नोटिस करने लगे थे। पर एक दिन रोहित ने स्कूल में आने वाले गांव के बच्चों से पूछा, जिन बच्चों का घर उस गांव में ही था। वो बस स्कूल आते थे, हॉस्टल नहीं। और रोहित ने जो पाया वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। यह बोर्डिंग स्कूल रियलिटी में ही एक पुराने कब्रिस्तान पर बनाया गया था, और सच में यहाँ पे हमसे पहले रहने वाले बच्चे सेम चीज़ें महसूस करी थी। और बीते 7-8 सालों में एक एक करके 6-7 बच्चे बिना किसी निशानी के गायब हो गए। उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। हॉस्टल के वार्डन और प्रिंसिपल ने उनके घर वालों को ये बोल दिया कि वो लोग इतने ज़्यादा शरारती थे कि वो लोग हॉस्टल से ही भाग गए। एक बार तो केस भी चला, लेकिन जब हॉस्टल के बच्चों से ये पूछताछ हुई तो कुछ ज़्यादा मालूम नहीं चला, और हॉस्टल के खिलाफ कुछ ना मिलने पे वो केस भी बंद हो गया था। जब स्कूल का टाइमिंग ओवर हुआ और हम सब हॉस्टल में आए तो ये सब चीज़ें रोहित ने हम सबको बताई, तो हम सबको भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा और हम सब ने फिर इसमें और डीप जाने का सोचा। हमने दोस्तों का एक ग्रुप बनाया जिसमें मैं, रोहित, अमित और आयान थे। शाम का ही टाइम था, करीब 6-7 बज रहे थे। फिर भी हमने टॉर्च ली और इसका पता लगाने के लिए हंसी मजाक करते हुए 3rd फ्लोर पे निकल पड़े, क्योंकि हो ना हो फुसफुसाने की आवाज़ें
ऊपर से ही आती थी। जब हम ऊपर पहुंचकर हॉल से होते हुए रूम की तरफ बढ़े, अचानक रोहित के दोस्तों में से एक ने गाली देते हुए चीख निकाली। वो एक बकरे की खोपड़ी से ठोकर खा गया था और वो रूम पुरानी पेंटिंग्स और काले जादू के सामानों से भरा हुआ था। दीवारें पूरी अजीबो गरीब राइटिंग से ढकी हुई थी और हम सबको ऐसा लगने लगा कि कमरे में एक घुटन सी है और एक नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है कुछ। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आए, हमें एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं थे। दीवारों पर धुंधला साया चलता हुआ महसूस हो रहा था और हॉल से हवा की ठंडी झोंकें आ रही थी। और फिर आप मानो या ना मानो, हम सब ने देखा सफ़ेद रंग का मैला कपड़ा पहने एक औरत पुराने टूटे फूटे बेंच के पीछे बैठी हुई थी। हमने जब उस पे लाइट मारी, उसकी आंखें एक बिल्ली की तरह चमक रही थी। उसका चेहरा मानो बुढ़ापे में आकर एकदम सड़ गया हो। उसके चेहरे पर टॉर्च पड़ते ही वो बिना आवाज़ के एक डरावनी सी स्माइल करने लगी। ये सब कुछ सेकंडों में ही हुआ। इतना देखना था कि हम लोग जिस स्पीड से नीचे भागे चीखते हुए, उसका अंदाज नहीं। जैसे हम भाग रहे थे, वो पीछे से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे 3rd फ्लोर के हॉल में गूंज रही थी। हम लोगों की चीखें सुनकर हॉस्टल का वार्डन से लेकर मेस में खाना बनाने वाली आंटी और जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स थे, सब आ गए। मैं तो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिर गया, लेकिन फिर भी हम सब जैसे तैसे अंधेरे में ठोकर खाकर नीचे आए। हमें एहसास हुआ कि हम अपनी जान बचाकर बाल बाल बचे हैं। आज इस घटना को करीब 6 साल होने आए हैं, लेकिन आपको ये कहानी बताते हुए अभी भी मेरी सांसें तेज़ हो रही है। सबने जब हमसे पूछा क्या हुआ, तो हमने उन्हें सारी बातें बताई। और जब वार्डन सर और बच्चों को लेकर ऊपर चेक करने गए, तो वहाँ बस एक बिल्ली के अलावा कुछ नहीं था। उस दिन ही मैं, रोहित, आयान और अमित सबने अपने अपने घर पे फ़ोन किया और वो रात तो हम चारों ने और लोगों के साथ जैसे तैसे बिताई। लेकिन अगले ही दिन अपने घर वालों को बुलाकर हम वापस घर चले गए। वो साल तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस घटना के बाद हर साल हॉस्टल में आने वाले नए बच्चों को लोग डराते रहते थे और हॉल में और 3rd फ्लोर की कहानियाँ हॉस्टल और स्कूल में फैलती गई। साल बीतता गया, लेकिन कोरोना वायरस के बाद वो हॉस्टल अब तक बंद है। हॉस्टल अब मानो बस धूल से घिरा हुआ है। जंगली पेड़ पौधे अब हॉस्टल के अंदर तक फैले हुए हैं। अभी हाल में ही मैं 22 फरवरी को मैं, रोहित और अयान के साथ उस गांव में दोबारा गए थे। अभी भी हमारे दोस्त जो कि उसी गांव के थे, वो हमें मिले। असल में तो हम सबको वो हॉस्टल भी देखने जाना था, पर जब मैंने उन गांव के दोस्तों से हॉस्टल के बारे में पूछा, तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि हमने बाहर से भी उस हॉस्टल को देखना गवारा नहीं समझा। उसने बताया कि अभी 3-4 महीने पहले ही कुछ दूसरे गांव के बच्चे नशा करने के लिए हमारे गांव के हॉस्टल को सुनसान पाकर अंदर जाते थे। उनका ये डेली का काम बन गया था। नशा करके हंसी मजाक करते थे। जैसे जैसे उन्होंने पुराने कमरे और हॉलवे का पता लगाया, एक दिन वो ऊपर गए। जब वो लोग 3rd फ्लोर पे पहुँचे, तो उन्होंने किसी को अंदर बैठा हुआ पाया। उन्हें लगा कि कोई पागल या हमारे जैसा ही नशा करने वाला होगा। ये सोचकर जब उन्होंने आवाज़ लगाई, फिर उन्होंने भी देखा आत्माएं, अजीब पुराना कपड़ा पहने हुए, एकदम काली आंखों के साथ। उन लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो आत्माएं तेज़ी से एक बच्चे का पैर पकड़कर पीछे खींच लेती है। ये देखकर बाकी लड़के चीखते हुए भागे। 3 लोग तो बाहर निकल गए, लेकिन उनमें से एक, शायद उसकी किस्मत खराब थी। जैसे ही ये तीनों बाहर निकले, दरवाज़ा ज़ोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। उन आत्माओं की हंसी पूरे हॉस्टल में मानो गूंजने लगी।
वो एक लड़का जो अंदर फंसा रह गया, वो दोबारा कभी बाहर नहीं आया। उसके गांव के 20-25 लोग हमारे गांव आकर डरते डराते हॉस्टल में चेक करने भी गए, लेकिन वो लड़का अंदर कहीं नहीं दिखा। उन्होंने बताया कि अंदर बस धूल, खून के छींटे और जानवरों की हड्डियों के अलावा कुछ नहीं था। जब मेरा दोस्त हमें ये सब बता रहा था तो हम तीनों अपने समय को याद करने लगे और सोचने लगे कि हमारे साथ भी ठीक ऐसे ही हुआ था। अगर क्या होता उस दिन वो आत्माएं हम में से किसी एक को अंदर खींच लेती। हम तो इस गांव में सोच कर आए थे कि पुराने दोस्तों से मिलेंगे और हॉस्टल में दोबारा जाकर देखेंगे, लेकिन ये सब सुनकर हम हॉस्टल के पास भी नहीं गए। बस यही थी मेरी कहानी। मेरा नाम सुनील है और ये सच्ची घटना मुझे मेरी दादी और मेरे पापा दोनों ने ही बताई थी। फ़िलहाल तो मैं अपनी फैमिली के साथ पटना में रहता हूँ, लेकिन मेरे दादा दादी बिहार के ही एक मुरिया नाम के गांव में रहते थे। कहानी तकरीबन 20 साल पुरानी है। अभी तो हम लोग तकरीबन 18 साल से पटना में ही रह रहे हैं। जब ये घटना घटी थी तो मैं गोद में ही था। तो दादी जी कुछ यूँ बताती हैं कि हमारा गांव घने जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और पूरा गांव मानो एक फैमिली की तरह रहता था। लेकिन एक चीज़ थी जो गांव वालों को परेशान करती थी, अंधेरा। मानो जैसे ही सूरज ढलता था, गांव वाले अपने आप को अपने घरों में बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि रात के अंधेरे में कोई सांप कीड़ा ना आ जाए। हालांकि जो खेती करते थे उन मर्दों को खेत से आते आते कभी कभी 10-11 भी बज जाते थे। एक दिन कुछ शहर के लोग हमारे गांव में आए। वो लोग काफ़ी हताश और थके हुए थे। उन्होंने गांव वाले से पूछा कि क्या वो गांव में एक रात बिता सकते हैं। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन उन लोगों की ज़रूरत देखकर गांव वालों ने भी सोचा कि कहाँ अब ये रात को जंगल में धक्के खाएंगे, और गांव वालों ने उन्हें इजाज़त दे दी। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सभी गांव वालों का शुक्रिया अदा किया और रात के लिए रुक गए। अब बजाय कि वो लोग किसी के घर में रुकते, वो लोग अपने ही टेंट को और घरों के साथ जोड़कर खड़ा कर लिया और फिर सब लोग टेंट में चले गए। यहाँ सब गांव वाले भी अपने अपने घर में चले गए। जैसे ही अंधेरा छा गया, जो लोग अब टेंट में सो रहे थे उन्हें बाहर से आने वाली अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ मानो फुसफुसाहट और दबे मुंह से हंसने की लग रही थी। लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। अचानक उन लोगों ने पूरे टेंट का दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा कि टेंट के जस्ट बाहर एक साया खड़ा है। वो लोग घबरा गए और घबरा कर उन्होंने भागने की कोशिश की। वो लोग रात भर चीखते चिल्लाते रहे। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद करने का साहस नहीं किया, क्योंकि अचानक कुछ लोगों का गांव में आना और उनका रात में ऐसा करना सभी गांव वालों को डरा दिया था, जिससे कोई भी रात को उनकी मदद के लिए नहीं निकला। सुबह की पहली किरण के साथ सब लोग बाहर आए तो पाते हैं कि 2 लोग मर चुके हैं और 2-3 लोग अभी भी बेसुध होकर बस रोए जा रहे थे। जो 2 लोग मर गए थे उनका सिर मानो पीछे की तरफ मुड़ गया था, मतलब ऐसा कि किसी ने उनकी गर्दन मोड़ दी हो। उनकी आंखें एकदम खुली हुई थी, मानो मर के भी वो लोग जिंदा हों। 2-3 लोग जो जिंदा थे उनसे जब गांव के मुखिया ने पूछा तो पहले तो वो लोग एकदम रोते ही जा रहे थे, लेकिन फिर उन लोगों ने बताया कि रात को उन्हें बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कि गांव वाले ही होंगे तो हम भी उनसे कुछ बातें कर लेंगे। तो उन लोगों ने जैसे ही टेंट ओपन किया, उन्हें बाहर एक के बाद एक कई साया दिखा, जो कि पहले उनका टेंट तोड़ दिया, फिर उन्हें मारने लगा और 2 लोगों की मौत हो गई। अब वो डर से हुई या घबरा के हुई या उस आत्मा ने मार दिया, कुछ कह नहीं सकते। दादी आगे और बताती हैं कि उस दिन के बाद से गांव वाले अंधेरे से और भी ज़्यादा डरने लगे। सारे लोग रात के अंधेरे में बाहर निकलने से बचते थे। यहाँ तक कि जो खेती करते थे वो लोग भी खेत से ज़्यादा 6 से 7 बजे तक वापस लौट आया करते थे। अब लोग मानो खुद को घरों में एक तरह से अब बंद कर लिया था। हालांकि हर बीतते दिन के साथ
गांव वालों का डर भी बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि जिस अंदाज में उन 2 लोगों की मौत हुई थी और मौत के बाद उनका चेहरा जिन लोगों ने देखा था, उनकी आंखों से वो डर मानो जाता ही नहीं था। टाइम बीतता रहता है और लोगों का धीरे धीरे अब डर भी ख़त्म होता रहता है। इधर महीना बीत जाता है। छाया नाम की एक लड़की होती है जो कि हमारे ही घर में काम करने वाली लड़की थी। एक रात, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, यही करीब 7 बज रहे थे। हालांकि जंगल वाला इलाका था तो अंधेरा होना लाजमी था। छाया अपनी एक सहेली से मिलकर वापस घर लौट रही थी। उस लड़की को भी वही साया दिखाई देता है। ये देखकर वो तेज़ चिल्लाते हुए जी जान लगाकर गांव की तरफ तेज़ी से भागती है। गांव वाले जब इस बार मदद की गुहार सुनते हैं तो दादाजी और भी गांव के सब बड़े बूढ़े लोग लाठी, डंडा, लालटेन वगैरह वगैरह लेकर आवाज़ की तरफ भागे हुए जाते हैं। वो लोग फिर सामने से छाया को अपनी तरफ भागता हुआ आता देखते हैं। छाया उस समय बच तो जाती है। 1-2 घंटे यही सब बातें चलती है और फिर सब लोग एक दूसरे की निगरानी में अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब दादी उठती है और छाया को आवाज़ लगाती है तो दादी पाती है कि छाया तो कमरे में ही नहीं है। दादी जल्दी जल्दी जाकर मेरे पापा को उठाती है और बताती है कि छाया तो है ही नहीं। फिर जैसे ही पापा गेट खोलकर घर के बाहर आते हैं तो छाया बेचारी हमारे घर के सामने बेजान पड़ी थी। उसका चेहरा भी मानो ठीक वैसे ही दहशत में पीछे की तरफ मुड़ गया था। गांव में मानो ये बात आग की तरह फैल जाती है और अगले 1 घंटे में ही सारे गांव वाले हमारे घर के बाहर होते हैं। सबको पता था कि वो साये ने ही ये काम किया है। और सोचने वाली बात तो ये है कि जब सुबह दादी और पापा उठे तो घर के दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो आखिर छाया बाहर निकली कैसे? वो दीवार कूद कर गई या हवा बनकर, जो कि इम्पॉसिबल है। इस बात ने मेरे पापा को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। फिर मेरे पापा, दादा और गांव के मुखिया लोग मिलकर गांव के बाहर रहने वाले एक अघोरी का पता लगाते हैं। वो लोग मिलकर फिर अघोरी से मदद लेने के लिए फ़ैसला करते हैं। अघोरी ने मेरे दादा और मुखिया की सारी बातें सुनी और उनकी मदद करने को तैयार भी हो गया। उसी रात अघोरी गांव में आया और गांव वाले से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करवाया। उसने वो लकड़ियां गांव के बीच ले जाकर जला दी और कुछ अलग ही भाषा में मंत्रों का जाप करने लगा, जो कि मेरे पापा और दादाजी के समझ से भी परे थी। कुछ देर बाद वो शांत हुआ और उसने गांव वालों का डर दूर करने के लिए सबको एक ताबीज़ जैसा धागा भी दिया। ये सब के बाद 1 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक गांव में अफवाह फैलने लगी कि कुछ लोगों ने वो साया वापस देखा है। बस इस सब के बाद मेरे पापा ने फैसला किया कि वो मेरे भविष्य के लिए वो गांव छोड़ देंगे। फिर माँ, पापा, दादा और दादी, हम सब वो गांव की ज़मीन सस्ते में बेचकर पटना में आकर रहने लगे। तो यही थी दोस्तों मेरी कहानी। जब से हम पटना में रहते हैं और जब से मैंने अपना होश संभाला है, मुझे तो फ़िलहाल ऐसे कुछ भी भूतिया घटना महसूस नहीं हुई। लेकिन जिस अंदाज से मेरे पापा और दादी ये कहानी मुझे बताते हैं, मुझे पक्का पता है वो लोग झूठ तो नहीं बोलते हैं। मेरा नाम प्रिया है। मैं दिल्ली में अपने हस्बैंड मोहित के साथ रहती हूँ। 2021 के जनवरी में हमारी शादी हुई। शादी काफ़ी धूमधाम से हुई और 2 महीने बाद ही मार्च में मोहित ने एक नया घर लिया। हमने यमुना बैंक एरिया में एक शांत सोसाइटी में घर खरीदा। घर काफ़ी सुंदर था। घर के बैकयार्ड में एक सुंदर बागीचा हरे भरे हरियालियों से घिरा हुआ था। यह घर जैसे हमारे लिए ही बना हो। सपनों का घर कह सकते हैं आप इसे। जैसे ये घर एक नए नवेले जोड़े के लिए ही बना हो। हमारी नई नई शादी हुई थी और अब हम अपने एक नए घर में आए थे। एक घर जिसे हम अपना कह सकते थे। काफ़ी खुश थे हम, एक दूसरे से काफ़ी प्यार भी करते थे हम। लेकिन घर में प्रवेश करने के तुरंत बाद अजीब चीज़ें होने लगीं। मतलब जिस दिन ही हमारा सामान ट्रक में लोड होकर नए घर में शिफ्ट हो रहा था, उस दिन ही हमारे ड्रेसिंग टेबल का आईना अनलोडिंग करते समय टूट गया। मोहित ट्रक के मालिक को बोले भी, कितने महंगे ड्रेसिंग टेबल के तुम लोगों ने तोड़ डाले। वो ट्रक ड्राइवर बोला, ये ड्रेसिंग टेबल उतारते समय बिल्कुल सही था,
और जैसे ही इसे ज़मीन पर रख कर दूसरा सामान उतारने के लिए मैं ट्रक में चढ़ा, तभी ज़ोर की आवाज़ के साथ यह शीशा टूट गया, मानो किसी ने दूर से शीशे पे पत्थर फेंक कर मारा हो। पर वहाँ आसपास ऐसा कोई पत्थर नहीं था जिससे लगे कि शीशा इस कारण टूटा है। खैर, थोड़ी बहस के बाद वहाँ पे ये बात आई गई हो गई। 1 महीना भी नए घर में नहीं बीता था और मैंने घर में और भी अजीब चीज़ें नोटिस करी, जैसे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। रात में बैकयार्ड में कदमों की आहट सुनाई देती थी। हमें लगता था काफ़ी दिन से घर में कोई नहीं था, कोई बिल्ली वगैरह ने अपना इधर घर बना लिया होगा और वो ही आती जाती होगी रात में। तो हम इन आवाज़ों पे उतना ध्यान भी नहीं देते थे। और तो और हमारा सामान अपने आप अलग अलग जगहों पर पहुंच जाता था। एक दिन घर पे मैं अकेली थी। मोहित ऑफिस से बस आने ही वाले थे, तो करीब 8 बजे मैं मोबाइल पर सीरियल देखते हुए किचन में रोटी बना रही थी। रोटी बनाकर जब मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं हाथ धोकर वॉशरूम गई। किचन में मोबाइल पे सीरियल अभी भी चल रहा था, जिसकी आवाज़ मैं वॉशरूम के अंदर साफ साफ सुन पा रही थी। जब मैं वॉशरूम से निकलती हूँ तो देखती हूँ कि जो मोबाइल मैं अभी अभी किचन में यूज़ कर रही थी वो अब मेरे बेडरूम में है। ऐसी और भी चीज़ें जो मैं कहीं पे रखती थी वो वहाँ मिलती ही नहीं थी। कई बार मोहित के इम्पोर्टेंट सामान गायब हो जाते थे। बहुत ढूंढने पे वो मेरे साइड के कबर्ड में मिलते थे, या बेड पे मैं जिस साइड सोती थी मेरे सिरहाने के गद्दे के नीचे मिलते थे। इससे हमारे बीच में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई। मोहित कहते थे कि कितनी बचकानी हरकतें हैं कि मैं उनका सामान छिपा देती हूँ, लेकिन मेरे दिल को ही पता होता था कि वो सामान मैंने नहीं छिपाया। दिन बीतता गया और मैं अपने आप को ही कोसने लगी थी और सोच सोच कर टेंशन लेने लगी थी कि शायद मेरा दिमाग ख़त्म हो रहा है। मैं खुद चीज़ें इधर उधर रख कर भूलने लगी हूँ। खैर, मैंने और मोहित ने ये सबको महज एक सहयोग बोलकर टाल दिया। इस बीच मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ चीज़ें और भी बदतर होते गई। एक रात जब हम सो रहे थे तो मैंने अपने बेडरूम के खिड़की के बाहर एक चीख सुनी। अगले सुबह मैंने अपने बैकयार्ड में लाल रंग का एक अजीब सा चिन्ह उकेरा हुआ पाया। मोहित के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपने पड़ोसियों से इस चिन्ह के बारे में पूछा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये क्या है या ये कहाँ से आया है। मुझे लगा ये पेंट है तो मैं उसे साफ करने लगी, लेकिन शायद वो खून से बना था। उसे साफ करते हुए इतनी गंदी बदबू आ रही थी जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे रोड साइड कोई जानवर बहुत दिनों का मरा पड़ा होता है, ठीक वैसे ही स्मेल। शाम को जब मोहित घर पे आए तो मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन उन्होंने हंसते हुए ये बोलकर टाल दिया कि अभी तुम प्रेग्नेंट हो, इसमें स्मेलिंग के सेंसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, इसलिए तुम्हें इतना कुछ महसूस हो रहा है, और रहती भी तुम अकेली ही हो। पर कोई बात नहीं, अभी कुछ ही दिनों में हमारे घर पे एक नया बेबी आ जाएगा, तो फिर उससे घर में 4 चांद लग जाएंगे। फिर यही सब बातें होने लगी और फिर हम सो गए। लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती रही। एक दिन जब मैं सुबह उठकर मोहित के ऑफिस जाने के बाद नहा कर आई तो बाल सुखाने के लिए बैकयार्ड में जाकर थोड़ा धूप लेने की सोची। तो मैं जाकर देखती हूँ कि वापस से मेरे बेडरूम के खिड़की पे सेम चिन्ह बना हुआ है और एक मुर्गे का सिर वहाँ पे गिरा हुआ है। ये देखकर अच्छे से मालूम पड़ रहा था कि जिसने भी ये चिन्ह बनाए हैं उसने मुर्गे का खून से बनाया है। पूरे दिन तो मानो जैसे तैसे टेंशन में बीता। शाम को जब मोहित ऑफिस से आए तो ये सब मैंने मोहित को दिखाया और मोहित वापस टालने लगे कि कोई आसपास के शराबी ने ऐसा कर दिया होगा। लेकिन अब मैं मोहित से ज़िद करने लगी कि जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ हो ही रहा है, और मैं एकदम अड़ गई कि किसी बाबा को बुलाकर घर की शुद्धि करवाने के लिए। मैंने खुद फिर ऑनलाइन सर्च किया और पास में ही हमें एक तांत्रिक की इन्फॉर्मेशन मिली। हमने उस तांत्रिक से कांटेक्ट किया और उससे फिर मदद लेने का फ़ैसला किया। तांत्रिक ने घर पे कुछ मंत्रों का जाप किया, कुछ पूजा किया, तो वो बताने लगा
कि घर का जो पुराना ओनर था उसके 2 बेटे थे जो कि इंडिया से बाहर अपनी फैमिली के साथ जाकर बस गए और अपने बाप को बुढ़ापे में यहाँ अकेला छोड़ गए। इसी सब के गम से उस बूढ़े ओनर ने इस घर में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। अच्छा, जब घर लेते टाइम हमने डीलर से पुराने ओनर का पूछा था तो उसने साफ बताया था कि इसके ओनर इंडिया से बाहर रहते हैं। इंडिया में वो नहीं ही आते हैं या आते भी हैं तो बहुत कम। लेकिन उस बूढ़े बाप के बारे में डीलर ने कुछ भी जिक्र नहीं किया था। तांत्रिक ने आगे हमें उस घर को तुरंत छोड़ने के लिए सलाह दिया, लेकिन मैं और मोहित अपने सपनों का घर नहीं छोड़ना चाहते थे। हमने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर पे लगा दी थी और अब एक नया बेबी भी आने वाला था। टेंशन के साथ साथ हम इसी घर में रहने लगे। लेकिन तांत्रिक के आने के बाद अब जो कुछ हमारे आंखों के पीछे हो रहा था अब खुलकर होने लगी। एक रात जब ब्लैंकेट में लाइट डिम करके हम टीवी देख रहे थे तो मैंने हमारे कमरे से हॉल के कोने में एक साया खड़ा देखा। वो मैंने और मोहित दोनों ने देखा और देखते ही देखते वो गायब भी हो गया। ऐसा नहीं कि वो धुआं बनकर गायब हुआ या कुछ, वो बस एक साया था जो 10 सेकंड के अंदर अंदर धुंधला होकर गायब हो गया। अब मैं अकेली होती तो समझता भी कि वहम है, पर इसे मैंने और मोहित दोनों ने देखा था। इसके बाद हमें एहसास हुआ कि पेट में एक बच्चा लेकर इस भूतिया घर में तो हम नहीं ही रह सकते हैं। जैसे तैसे हमने 1-2 दिन में ही वो घर छोड़ा और फिर मैं कभी उस घर की तरफ वापस नहीं गई। हालांकि मोहित 1-2 बार दिन के टाइम पे उस घर पे वापस गए थे, लेकिन उन्हें दोबारा ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हुआ। ये सब हमारे लिए बहुत था। एक तो प्रेग्नेंट होना और जो भी हमारे सपने थे उस घर को लेकर वो सबको टूटता देखना, इस सब ने मुझे सदमे में डाल दिया। हमारे सपनों का घर एक डरावने अनुभव में बदल गया। ये सब से मैं बहुत टेंशन लेने लगी, लेकिन मोहित ने मुझे समझाया और आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कहा। तो धीरे धीरे करके मैं सदमे से बाहर निकली। लेकिन आज सब ठीक है। मेरी 1.5 साल की बेटी भी है और अब हम बहुत ही खुश हैं।